हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, किस भारतवंशी को पेरिस स्थित लग्जरी फैशन कंपनी शनेल का सीईओ नियुक्त किया गया है? लीना नायर को। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने यानी एसजेएफआई ने किस पूर्व क्रिकेटर को एसजेएफआई पदक से सम्मानित किया है? सुनील गावस्कर को। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किसे साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? नीरज चोपड़ा को। वहीं महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है मीराबाई चानू को। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। किस मशहूर जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है? सिमोन बाइल्स को। यह अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। नासा के उस यान का नाम बताइए जो सूर्य के वायुमंडल यानी सूर्य के कोरोना को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। तो यह है पार्कर सोलर प्रोब। पौधा आधारित मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? बिहार का यह उत्पाद है। इसे पहले बिहार मखाना कहा जाता था, अब इसका नया नाम है मिथिला मखाना। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 दिसंबर 2021 को कहां पर प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। 100% कागज रहित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड अरब अमीरात। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में किस बैंक को इंटेलिजेंट बैंकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डीबीएस बैंक इंडिया को। वैसे ये बैंक जो है डीबीएस बैंक ये सिंगापुर का है। रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? केरल के कोची में। धन रेखा नामक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? एलआईसी ने यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने। तो अब चलिए आज 17 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? पहले यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखिए। भारत के प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जिनका इसी महीने 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। सीडीएस की नियुक्ति से पहले भारत में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था, बाद में ये सीडीएस हो गया। ठीक है, क्योंकि अब सीडीएस की मृत्यु हो गई है इसीलिए फिर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं। इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिपिन रावत के किस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ? कौन सा हेलीकॉप्टर था? उस हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखिएगा, MI-17V5। इसका निर्माण किसने किया है? रूस ने किया है। बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस थे। प्रथम सीडीएस के रूप में उन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था? 1 जनवरी 2020 को। उससे पहले 2016 से 2019 तक बिपिन रावत भारतीय सेना प्रमुख रहे थे। ठीक है, ऑप्शन में और भी नाम है। विवेक राम चौधरी, ये हाल ही फिलहाल में भारतीय वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं 27वें नंबर के। वहीं आर हरि कुमार, ये 25वें नंबर के भारतीय नौसेना प्रमुख बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। इसके लिए किस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है उसे याद रखिएगा। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन किया जा रहा है। लड़कों के लिए पहले से ही शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है। अब महिलाओं के लिए भी शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होगी अगर संसद से ये विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है, इसके लिए सुझाव किसने दिया था उसे भी याद रखिएगा। दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसी ने सिफारिश की है कि शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 21 साल हो। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये अर्जेंटीना के काफ़ी मशहूर फुटबॉलर हैं सर्जियो एगुएरो।
इन्होंने हाल ही में दिल संबंधी बीमारी के कारण फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। यह रहने वाले अर्जेंटीना के हैं, लेकिन किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे? स्पेनिश फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, उसके लिए खेलते थे। अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस और करेंसी है पेसो। अगला क्वेश्चन, 15 से 17 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो 15 से 17 दिसंबर को ये बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। बांग्लादेश जो है इस साल अपना 50वां मुक्ति दिवस मना रहा है और भारत बांग्लादेश दोनों देश जो हैं हर साल 16 दिसंबर को अपना स्वर्णिम विजय दिवस मनाते हैं और इस साल ये 50वां स्वर्णिम विजय दिवस है। इसी अवसर पर 16 दिसंबर को बांग्लादेश ने विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया था। उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हिस्सा लिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, दोनों देशों ने हर साल 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भी मनाने की घोषणा की है और इसी साल 6 दिसंबर 2021 को प्रथम मैत्री दिवस मनाया गया। आंसर है बांग्लादेश। अब इसका मैप देखिए, ये भारत का पड़ोसी देश है और कितने राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है इसे याद रखिएगा। कुल 5 राज्यों से बांग्लादेश अपनी सीमा शेयर करता है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसमें त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। गंगा नदी जो बहती है उसे बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बिम्स्टेक जो संगठन है उसका सचिवालय ढाका में ही है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, संसद का नाम है जातीय संसद, करेंसी है टका। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी और यहाँ का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। इसके लेखक कौन हैं? इस राष्ट्रगान के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का भी जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है उसके भी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा। यह भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना है। इसके तहत हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा। एनटीपीसी जो है ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत के नवरत्न कंपनियों में से एक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। अब जानिए आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 2 बातें और ध्यान में रखिएगा। 2021 में जो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया है उसमें आंध्र प्रदेश की पुलिस पहले स्थान पर है। वहीं 2021 का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को ही दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार किसे दिया गया तो ओडिशा के बालासोर जिला को। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। जिलों की संख्या 13 है। 3 प्रस्तावित राजधानियां थीं, उसे खत्म कर दिया गया है। अब एक ही राजधानी होगी अमरावती। यहाँ के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। यहाँ का हाई कोर्ट अमरावती में है। याद रखिए आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट भारत का 25वां हाई कोर्ट है। भारत में वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है, विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 58 है। बार बार बताता हूँ आप सभी को, भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन, इसे रामा जिंका भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष है नीम, राजकीय फूल चमेली, राजकीय खेल कबड्डी। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क है यहाँ पर। श्री साइलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चेंचूस, कौडस, सवारा, गदवा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं।
आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में मदद के लिए किस कंपनी ने भारत के 500 गांवों को गोद लिया है? तो डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में मदद के लिए हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांवों को गोद लिया है। कर्नाटक और ये महाराष्ट्र के गांव होंगे, ये जो 500 गांव होंगे जिन्हें गोद लिया जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के गांव होंगे। तो व्हाट्सएप पे के माध्यम से लोगों के बीच डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ने 500 गांवों को गोद लिया है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, और फेसबुक का नया नाम क्या है इसे याद रखिएगा। फेसबुक का नया नाम है मेटा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2021 से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसका लाभ किसान लोग उठाते हैं। सिंचाई उपकरणों की खरीद पर उन्हें सब्सिडी दी जाती है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। यूनेस्को ने हाल ही में कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इस तरह से भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों की संख्या कुल 14 हो गई है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। दुर्गा पूजा उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है, और किस माह में? सितंबर से अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। कोलकाता आंसर है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे हैं। कोलकाता में बहुत सारे संगठन या कंपनियों का मुख्यालय है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयुध निदेशालय, जिसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहा जाता था, इसका अब नया नाम आयुध निदेशालय है, इसका मुख्यालय है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि जहाज़ों का निर्माण करती है, इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है। कोल इंडिया लिमिटेड, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, इन सभी का मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। वहीं यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका गठन किया गया था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस में है। महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। पेरिस में और भी संगठन हैं, जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 से 13 दिसंबर को 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में 10 से 13 दिसंबर को 4 दिवसीय 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया पणजी में। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो ये गोवा की राजधानी है। इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था 10 दिसंबर को? इसका उद्घाटन किए थे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस महोत्सव का थीम भी याद रखिए। इस महोत्सव का थीम था सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रोस्पेरस इंडिया। तो इसका आयोजन किया गया था पणजी में। इस साल के 52वें इफ्फी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 52वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पणजी में ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं लोकसभा सदस्य डॉक्टर शशि थरूर। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये कांग्रेस से तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, और वर्तमान समय में स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन भी हैं। इन्हीं की ये पुस्तक है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक कौन हैं? बहुत सारी पुस्तकें हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुई हैं, सबको याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक लॉन्च किया है। इस पुस्तक के लेखक हैं फिल्म निर्माता राहुल रवैल, ठीक है।
तो राज कपूर के ऊपर आधारित ये पुस्तक है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट एक और पुस्तक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लॉन्च किया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं स्मिता ठाकरे, ये भी फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, अब 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। वाटरशेड ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई, इसके लेखक हैं मृदुला रमेश। एट होम इन द यूनिवर्स के लेखक हैं बालकृष्ण मधुर। द मिडवे बैटल के लेखक हैं गौतम चिंतामणि। इंडियन इनिंग्स के लेखक हैं अयाज मेमन। रीसोल्व के लेखक हैं बान की मून। बान की मून जो हैं ये यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव हैं। लाल सलाम के लेखक हैं स्मृति ईरानी, जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इनका ये पहला ही उपन्यास है। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं भारतवंशी, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। रस्किन बॉन्ड के लेखक हैं इट्स ए वंडरफुल लाइफ। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग के लेखक हैं रवि शास्त्री। इन्हें हाल ही में LLC का आयुक्त यानी कमिश्नर बनाया गया है। प्रथम LLC का आयोजन यानी लीजेंड लीग क्रिकेट का आयोजन अगले साल जनवरी 2022 में किया जाएगा ओमान में। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। दोस्तों ये सारी पुस्तकें 2021 में लॉन्च हुई हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो चुनिंदा पुस्तक हैं सिर्फ उन्हीं को मैंने ऐड किया है, इसलिए सबको याद रखिएगा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष, जो कि अंग्रेजी लेखक हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अभी तक के ये एकमात्र अंग्रेजी लेखक हैं। इन्हें 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निजी इस्तेमाल के लिए मारिजुआना यानी भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए भांग की मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है माल्टा। ऑप्शन डी राइट आंसर। माल्टा की बात करें तो इसकी राजधानी है वलेटा। राष्ट्रपति हैं जॉर्जी वेला। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट एबेला और यहाँ की करेंसी है यूरो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 2022 में पहली बार कौन सा देश ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर था ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। दूसरा क्वेश्चन था दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और इस सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। अब चलिए आज का पहला क्विज है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में स्वच्छ गंगा शहर श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? दूसरा क्वेश्चन है इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस पहले स्थान पे है? अगर वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।